नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक रहेगा हमारा नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप के नॉर्मलाइजेशन हम यूज करते हैं और नॉर्मलाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में सब कुछ अपने आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म्स होती है, कितने लेवल्स होते हैं इसके, है ना, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले व्हाई नीड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सोल्व करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद अपने नॉर्मलाइजेशन को पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर बेसिक आइडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है और इस टेबल के अंदर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट नाम की ये टेबल है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट नाम की टेबल है हमारे। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन फिल की गई है। ठीक है, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया की अगर हम बात करें, इन द टेबल स्टूडेंट वी हैव ट्राइड टू स्टोर एंटायर डेटा अबाउट स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट के बारे में जितना भी डेटा हो वो सब एक टेबल के अंदर भर दो, है ना। स्टार्टिंग हमारा आइडिया यही होता है कि एक स्टूडेंट के जितना भी डेटा हो उसको एक टेबल के अंदर भर दो, है ना। अब अगर कोई मुझे स्टूडेंट आईडी अगर मुझे बताए तो उस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मैं निकाल के दे सकता हूँ। ठीक है, इसमें तो मैंने कुछ डेटा लिया है जैसे नेम, एज, ब्रांच कोड और ब्रांच नेम और एचओडी नेम, बट और भी स्टूडेंट का डेटा हो सकता है। हमें सारा का सारा डेटा एक टेबल के अंदर फिल कर देना है। सबसे पहले बेसिक आइडिया हमारा ये है। ठीक है, मान लो हमने टेबल के अंदर डेटा फिल कर दिया। ठीक है, टेबल में डेटा फिल कर दिया तो मेनली इसका रिजल्ट देखो क्या आया। अगर हम रिजल्ट की बात करें, एंटायर ब्रांच डेटा, ठीक है, ऑफ ए ब्रांच मस्ट बी रिपीटेड फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ द ब्रांच। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या सामने आई हमारे, देखो सीएस ब्रांच के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये डेटा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट होंगे तो ऑब्वियसली 100 टाइम जो ब्रांच डेटा है वो रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसी ब्रांच का डेटा जो है वो भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मेनली जब हम स्टूडेंट का सारा डेटा हम एक ही टेबल के अंदर फिल कर देते हैं तो उस टाइम हमारे पास रिजल्ट्स के रूप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि डेटा डुप्लीकेसी या डेटा रिडंडेंसी को जनरेट करती है। यहाँ पे देखो कितना डेटा रिपीटेशन है। ठीक है, मान लो 500 स्टूडेंट है एक ब्रांच के अंदर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सारे मिला के, तो 500 टाइम्स ब्रांच डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है। इससे क्या होगा, अननेसेसरीली स्पेस बर्बाद होगा डेटाबेस का, और जितनी डेटा ज्यादा स्पेस लेता है उसको एक्सेस करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो भी इसकी वजह से स्लो हो जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा देखो इसी को अपने रिडंडेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी, व्हेन सेम डेटा इज स्टोर्ड मल्टीपल टाइम्स अननेसेसरीली इन ए डेटाबेस, अननेसेसरीली, जिसकी वास्तव में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। यहाँ देखा जाए तो देखो एचओडी नेम, ब्रांच नेम
और ब्रांच कोड। एक्चुअली रिक्वायरमेंट तो एक ही जगह है कि भाई ये सीएस ब्रांच है, सीएस ब्रांच का ये कोड है और ये उसका एचओडी है। देन व्हाई वी रिपीट एचओडी नेम मल्टीपल टाइम्स? ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो रिडंडेंसी है, मल्टीपल टाइम्स हम अननेसेसरी डेटा को राइट करते हैं, और ये अननेसेसरी डेटा जो है फालतू में जो राइट होता है वो कहीं ना कहीं स्पेस बर्बाद करता है, साइज बढ़ाता है डेटाबेस की, और साइज बढ़ाने से कहीं ना कहीं हमारा डेटाबेस जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं देखो यहाँ पे, डिसएडवांटेज के रूप में कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन एनोमलीज। तो वन बाय वन मैं तीनों प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहले इंसर्शन एनोमलीज। इंसर्शन एनोमलीज क्या होती है? अब मान लो यहां आपके पास एक सिविल ब्रांच का डेटा आपके पास इस टेबल के अंदर नहीं है ना? आपको कुछ सिविल डिपार्टमेंट की ब्रांच इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे स्टोर करनी। भाई मान लो अभी तक आपकी कॉलेज के अंदर सिविल के अंदर कोई एडमिशन नहीं हुआ है ना, 0 स्टूडेंट है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी इंस्टीट्यूट के अंदर ब्रांच है ही नहीं सिविल। सिविल ब्रांच तो एक्चुअली आपके पास है, तो सिविल ब्रांच की इंफॉर्मेशन एक्चुअली होनी चाहिए, बट यहाँ पे सिविल ब्रांच की इंफॉर्मेशन आप तब तक इस टेबल के अंदर एंटर नहीं कर सकते जब तक कि किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक स्टूडेंट आईडी नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी नहीं होगी तो इस टेबल के अंदर आप उस स्टूडेंट के डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करवा सकते, और अगर स्टोर नहीं करवा सकते तो यहाँ पे आपकी सिविल ब्रांच की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आ सकती इस टेबल के अंदर। तो इसी को अपने इंसर्शन एनोमली बोलते हैं, है ना? यहाँ पे हम चाह के भी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करवा सकते, इंसर्ट नहीं करवा सकते, है ना? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को अपने इंफॉर्मेशन एनोमली बोलते हैं, जो चाहते हुए भी अगर कुछ डेटा हम इंसर्ट ना कर पाए उसी को इंफॉर्मेशन एनोमली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीशन। देखो डिलीशन एनोमली का मतलब क्या है? डिलीशन एनोमली का मतलब है कि आप कुछ डेटा को, कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को एक्चुअली डिलीट नहीं करना चाहते हैं, और किसी दूसरे डेटा को डिलीट करने की वजह से आपका वो डेटा डिलीट हो जाए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मान लो ये स्टूडेंट है एफ, इस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट एफ है, ये कॉलेज छोड़ के जाना चाहता है। ठीक है, अगर ये कॉलेज छोड़ के जाना चाहता है तो हमें इसकी ये वाली इंफॉर्मेशन डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी आईडी हमें रिमूव करनी पड़ेगी, और उसका जो नेम है, एज है, उसको हमें डेटाबेस से हटाना पड़ेगा। बट मजे की बात क्या है, यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को जब आप हटाओगे तो इसके साथ साथ आपकी मैकेनिकल ब्रांच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच में एक स्टूडेंट था, उसको आपने रिमूव किया तो मैकेनिकल ब्रांच की पूरी इंफॉर्मेशन ही डिलीट होगी। क्या हम यहाँ पे ब्रांच की इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहते थे? नहीं, क्योंकि ब्रांच तो हमारे पास अवेलेबल है ही। स्टूडेंट गया है कॉलेज छोड़ के, इसका मतलब ब्रांच थोड़ी ना खत्म होगी। ठीक है, तो ये हमारी डिलीशन एनोमली होती है। इसी प्रकार हम अगर बात करें अपडेशन की, ठीक है, तो अपडेशन एनोमली में देखो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मान लो सीएस ब्रांच का एचओडी चेंज हो गया। ठीक है, सीएस ब्रांच का एचओडी चेंज हुआ तो कितनी अपडेशन की रिक्वायरमेंट है? एचओडी चेंज हुआ है, इट मींस मेनली हमें डेटाबेस के अंदर एक ही चीज को चेंज करना है कि एचओडी जो पहले था उसकी जगह ये हो गया। मान लो एक्स वाई जेड की जगह एचओडी एबीसी आ गया। ठीक है, तो हमें कितनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है? एक्चुअली हमें एक इंफॉर्मेशन अपडेट करनी कि अब सीएस ब्रांच का एचओडी एक्स वाई जेड की जगह
एबीसी होगा। बट क्या एक इंफॉर्मेशन को इस टेबल के अकॉर्डिंग अपडेट करने से काम चल जाएगा? अब देखो यहाँ पे जितने स्टूडेंट है उतनी बार एचओडी का नेम रिपीट किया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ अननेसेसरीली सभी को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा एबीसी से। तो जरूरत थी एक एंट्री को अपडेट करने की, हमें कितनी अपडेट करनी पड़ रही है? जितने स्टूडेंट है 100 या 500 जितने भी स्टूडेंट है सबकी हमें एचओडी इंफॉर्मेशन अलग अलग से अपडेट करनी पड़ रही है। तो इसी को अपने अपडेशन एनोमलीज बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स है ना, जिनको मैनेज करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी। देखो इनकंसिस्टेंसी भी एक सीवियर प्रॉब्लम है डेटाबेस की। अब जैसे मान लो एचओडी का नेम हमने चेंज किया, है ना। अब यहाँ पे मान लो मैंने ये 3 जगह एचओडी का नेम XYZ है, जिसमें से मैंने एक जगह अपडेट कर दिया एबीसी और 2 जगह मैंने ध्यान नहीं दिया और पुराना नेम रह गया। अब अगर कोई डेटाबेस से पूछे कि हाँ भाई बताओ सीएस का एचओडी कौन है, तो क्या डेटाबेस आंसर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसको कुछ जगह पे XYZ मिलेगा, कुछ जगह पे एबीसी मिलेगा, है ना। तो ये जवाब नहीं दे पाएगा, इसी को डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, है ना। इंक्रीज इन डेटाबेस साइज, तो जो हमारी रिडंडेंसी है, मल्टीपल टाइम्स हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसकी वजह से हमारे डेटाबेस साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से हमारा टाइम भी, एक्सेसिंग टाइम जो है वो भी इंक्रीज होता है, यानी कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लीटली स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे देखो कुछ डेफिनेशन दी गई है। This is the process which allow you to winnow out redundant data within your database। यानी डेटाबेस के अंदर जो रिडंडेंट डेटा है, जो मल्टीपल टाइम रिपीटेशन है, अननेसेसरी डेटा का रिपीटेशन है, उसको मेनली कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं। दिस इन्वॉल्व रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग यानी हम यहाँ पे टेबल को रिस्ट्रक्चर करेंगे द टेबल्स टू सक्सेसिवली मीटिंग हायर फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लो वन नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड, थर्ड, देन BCNF, देन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेबल जो है वो मेनली रीस्ट्रक्चर होती जाएगी, यानी डिवाइड होती जाएगी कुछ पार्ट्स के अंदर, है ना। ए प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एक प्रॉपर जो नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस होता है उसकी देखो क्या विशेषता होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो स्केलर वैल्यूज इन ईच फील्ड, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिडंडेंसी, मिनिमल यूज ऑफ नल वैल्यूज, मिनिमल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सभी विशेषताएं उसके अंदर जनरेट हो जाती है। प्रत्येक फील्ड जो है वो प्रॉपर स्केलिंग होगा, रिडंडेंसी बहुत कम कर दी जाएंगी, ठीक है। और जो आपके नल वैल्यूज है वो मिनिमम होंगी, है ना। ऐसे नहीं कि नल वैल्यूज बहुत सारी पड़ी आपके डेटाबेस में। और आपकी जो इंफॉर्मेशन लॉस है, इनकंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत कम से कम होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। Levels of normalization. Levels of normalization based on amount of redundancy in database. ये redundancy के amount पे डिपेंड करता है। redundancy जहां मिनिमम होगी वो नॉर्मलाइजेशन का हायर लेवल होगा,
रिडंडेंसी जहां बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वो मेनली उसका मिनिमम लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरो से देख सकते हो, देखो रिडंडेंसी का एरो इस साइड है और नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो इस साइड इंक्रीज हो रही है आपकी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी इस साइड आपकी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स यहाँ नॉर्मलाइजेशन की आपकी मिनिमम फॉर्म होगी और यहाँ मैक्सिमम फॉर्म होगी। ठीक है, तो वेरियस लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर, देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और फाइनल होती है हमारे डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये इतने नॉर्मल फॉर्म्स को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मेनली जो है नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, वो मेनली हम इतना ही काम में लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और BCNF तक ही मेनली यूज किया जाता है। फोर्थ, फिफ्थ और डोमेन की जो है वो बहुत रेयरली यूज किया जाता है ना, बहुत रेयरली, 0 पॉइंट कुछ परसेंट में, है ना, 1% भी यूज नहीं किया जाता। तो ये आपका यहाँ पे हायरार्कीज दी गई है, देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और DKNF। ठीक है, यानी जो टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होगी वो फोर्थ में भी है, थर्ड में भी है, सेकंड में भी और वन में भी है। जो टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में वो थर्ड में भी है, टू में भी है और फर्स्ट में भी है, बट फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, ध्यान रखना। ये मान लो ऑल ओवर वर्ल्ड है, ये आपका इंडिया है, ये आपका जयपुर है, ये आपका मान लो जयपुर में से सीतापुरा है, ये सीतापुरा में से मान लो इंडिया गेट है और ये अपना कॉलेज है। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में हो, इट मीन्स आप इंडिया गेट, सीतापुरा में भी हो, जयपुर में भी हो, दिल्ली में भी हो और जयपुर में भी और इंडिया में भी और पूरे ग्लोब में भी हो। अगर आप यहाँ पे हो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में, आप यहाँ पे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में हो, आप इंडिया गेट पे कहीं पे भी हो सकते हो। ठीक है, बट ये जरूरी है कि सीतापुरा में हो, जयपुर में हो, इंडिया में हो, वर्ल्ड में भी हो। अगर आप यहाँ पे स्टैंड करते हो, आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे स्टैंड करता है, इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आप इंडिया गेट पे हो या कॉलेज में हो, बट आप सीतापुरा में हो, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, देखो सबसे पहले हमने बेसिक आइडिया क्या क्या डिस्कस किया कि आपके पास जितना भी डेटा है एक टेबल के अंदर भर दो। ठीक है, इसके बाद इस पे हम नॉर्मलाइजेशन लगाते जाएंगे और इस डेटा को अरेंज करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास टेबल जो है वो इसी टाइप की मिलेगी जिसके अंदर हम डेटा, सारा का सारा डेटा उठा के भर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगी, देखो ए टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, the domain of each attribute contains only atomic values, यानी किसी भी कॉलम के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बस इतना ही बोलता है कि किसी भी कॉलम के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है,
द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन्स ओनली ए सिंगल वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम दैट डोमेन, उस डोमेन से केवल सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है। वी से ए रिलेशन इन वन NF if all values stored in the relation are single values and atomic। सिंगल वैल्यूज और अटोमिक होनी चाहिए। अटोमिक मतलब उसका वापस उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सके, उसको हम एटॉमिक बोलते हैं, है ना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, वैल्यूज मस्ट बी सिंपल, है ना। यहाँ पे देखो ये इन लेमन्स टर्म, लेमन ने इसको डिफाइन किया था। इट मीन्स एवरी कॉलम ऑफ योर टेबल शुड ओनली कंटेन सिंगल वैल्यू, है ना। इस प्रकार से इसको डिफाइन किया था। इट मीन्स अगर हम बात करें इस टेबल की, तो क्या ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? बिल्कुल ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल वैल्यूज किसी कॉलम के अंदर नहीं है। ठीक, अब देखो डबल वैल्यूज कैसे होती है। ये टेबल, ये एग्जांपल हम देखते हैं। ए टेबल इज कंसिडर्ड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल द फील्ड्स कंटेन ओनली स्केलर वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे इस एग्जांपल की अगर बात करें तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ना। नोट फर्स्ट NF, क्यों नहीं है? देखो सबसे पहले ISBN नंबर है, वो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। टाइटल की बात करें, सिंगल वैल्यू है। मेन स्ट्रीट सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, तो ऑथर नेम जो है, बुक का जो ऑथर नेम है, यहाँ पे 3 ऑथर्स हैं, स्लीपी, स्नूपी और ग्रिम्पी। ये अलाउड नहीं है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल वैल्यू रिक्वायर्ड ओनली। यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 3 वैल्यूज है। तो ये कहीं ना कहीं टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होने से रोक रहा है। ये भी रोक रहा है, यहाँ पे भी 2 ऑथर्स हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ओके। फिर ऑथर फोन नंबर, तो मे बी यहाँ पे फोन नंबर भी मल्टीपल है। एक फोन नंबर, और ये सेकंड वाला फोन नंबर, और ये थर्ड वाला फोन नंबर। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये भी अलाउड नहीं है। यहाँ भी 2 फोन नंबर है, ये भी अलाउड नहीं है। ये ओके है, ये ओके है। और पब्लिकेशन नेम स्मॉल हाउस ओके, अल्फा प्रेस, बिग हाउस, सिंगल सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पब्लिकेशन फोन नंबर भी सिंगल सिंगल है, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस जो है वो भी सिंगल सिंगल है, एटॉमिक वैल्यूज है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो केवल ये 4 कॉलम्स ऐसे हैं जो इस टेबल को एक्चुअली फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में होने से रोक रहे हैं। इनकी वजह से ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए? ठीक है, कौन से 2 कॉलम प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन दोनों कॉलम्स को अलग किया जाए। ठीक है, और उनके अलावा जो है वो उनको अलग किया जाए। तो ISBN टाइटल, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया ISBN नंबर और टाइटल। उसके बाद पब्लिकेशन नेम, पब्लिकेशन फोन और प्राइस। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, पब्लिकेशन नेम, पब्लिकेशन फोन और प्राइस, यानी जो जो वैल्यूज सही है, जिन जिन कॉलम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन कॉलम्स को लेकर सबसे पहले हम एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो ये टेबल हमने
नॉर्मली बना दी, यानी इन दोनों कॉलम्स को हमने हटा दिया इस टेबल से। इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये बची हुई जो टेबल है वो एक्चुअली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। बट कहीं ना कहीं हमें ये रिकॉर्ड भी चाहिए। तो देखो इस रिकॉर्ड को हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं। अब ये जो 5 कॉलम्स हैं, ISBN, टाइटल और पब्लिकेशन नेम, पब्लिकेशन फोन नंबर और प्राइस, इनमें से कोई एक कॉलम हमें इसके साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो सेपरेट टेबल बनाएंगे उसके साथ इन 5 में से हमें कोई एक कॉलम लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, हमने लॉसलेस डिकम्पोजिशन पढ़ा है, टेबल को कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये चीज हमने पढ़ी है कि हम एक कॉलम जो है कॉमन लेते हैं, है ना, दोनों टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखो ISBN नंबर को यहाँ पे कॉलम को कॉमन लिए। ठीक है, अब ये जो टेबल है इसके अंदर देखो स्लीपी, स्नूपी और ग्रूम्पी, इन तीनों ऑथर के लिए ISBN नंबर सेम है। ठीक है, सो देयर नो इश्यू। यहाँ पे इन तीनों को 1 by 1 लिखा हमने, स्लीपी, स्नूपी और ग्रम्पी, और ISBN नंबर जो है वो तीनों के लिए सेम रिपीट हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे तो जॉन्स और स्मिथ के लिए भी सेम है, तो यहाँ पे हम जॉन्स और स्मिथ के लिए भी सेम रिपीट कर देंगे, ये वाले ISBN नंबर हम सेम रिपीट कर देंगे। देन नेक्स्ट जो है वो दोनों अपने अपने अकेले हैं, तो जॉयस और रोमन जो है वो तो पहले से सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, और फिर इनके फोन नंबर, तो फोन नंबर तो देखो सबके सेपरेट है, जैसे ये स्लीपी है तो इसके ये वाले नंबर है, स्नूपी है तो इसके ये वाले सेकंड वाले नंबर है, और ग्रैम्पी है तो इसके थर्ड वाले नंबर। तो सबके फोन नंबर्स हमने इनके आगे एज इट इज लिख दिए। ठीक है, तो ये मेनली अब 2 टेबल्स यहाँ पे आपके पास आ गई। ठीक है, टेबल A और टेबल B। अब ये दोनों टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, डिकम्पोजिशन हमने यहाँ पे किया है, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, प्लेस ऑल आइटम्स दैट अपीयर इन द रिपीटिंग ग्रुप इन ए न्यू टेबल, यानी जो रिपीट की प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम नई टेबल के अंदर डालेंगे। ठीक है, डेजिग्नेट ए प्राइमरी की फॉर न्यू टेबल, ईच न्यू टेबल प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे एक डेजिग्नेट हम प्राइमरी की डेजिग्नेट करेंगे। डुप्लीकेट इन द न्यू टेबल द प्राइमरी की ऑफ द टेबल फ्रॉम विच द रिपीटिंग ग्रुप हैज एक्सट्रैक्टेड एंड वॉइस वर्सा। तो इसके अंदर हम मेनली जो की बनाएंगे वो इस टेबल के प्राइमरी की को बनाएंगे, तो ये प्राइमरी की जो है वो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेनली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का हमारा एक छोटा सा एग्जांपल था। ये एक सेकेंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो एक्चुअली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं हमें। एम्प्लॉय नंबर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिंगल वैल्यू है, फोन नंबर भी ओके है, तीनों में ओके है। ओके, एम्प्लॉयज डिग्री, तो यहाँ पे नल वैल्यू, और यहाँ पे BA, BSc एंड PhD, there are 3 values that is not allowed in first normal form। एक कॉलम के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर BSc और MSc, यहाँ पे 2 आ गई, ये भी अलाउड नहीं है। तो मेनली ये कॉलम जो है वो हमारे इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने से रोक रहा है।
ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार से हम सॉर्ट आउट करते हैं। एम्प्लॉय डिग्री इज ए मल्टी वैल्यूड फील्ड, है ना, ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, एम्प्लॉय 369 हैज 2 डिग्रीज, यानी थर्ड वाला जो एम्प्लॉय है इसकी 2 डिग्री है, और ये जो आईडी जिसकी 333 है उसकी 3 डिग्रीज है। इनकी वजह से हम यहाँ पे इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसको देखो किस प्रकार से हम डिकम्पोज करें ताकि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ना रहे, सॉरी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। टू ऑब्टेन फर्स्ट एनएफ रिलेशन वी मस्ट विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, बिना इंफॉर्मेशन के लॉस के, रिप्लेस द अबव विद 2 रिलेशंस, 2 टेबल के अंदर हम इसको डिवाइड कर दें, बट इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे ये दोनों कॉलम तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय फोन नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली डायरेक्टली इनको हम पुट कर सकते हैं, है ना, देर इज नो इश्यू। इश्यू किसमें है? एम्प्लॉय की डिग्री में, इस वाले कॉलम के अंदर इश्यू है। अब इस वाले कॉलम को हम क्या करने वाले हैं, इस वाले कॉलम को हम सेपरेट सेपरेट लिखने वाले हैं। कैसे? देखो सभी डिग्रीज को हम अलग अलग लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम बीए लिखेंगे, फिर हम बीएससी लिखेंगे, ठीक है, हम बीएससी लिखेंगे, और उसके बाद हम पीएचडी लिखेंगे, ठीक है, पीएचडी लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से बीएससी लिखेंगे, ठीक है, सभी को हमें सेपरेट करना है, और फिर हम एमएससी लिखेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके साथ में हम एक कॉलम को मेनली यहाँ पे लेने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था कि हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस कॉलम को हम कॉमन लेते हैं जो किसी एक टेबल के अंदर की का काम करे, तभी लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो सकता है। हमने रूल्स पढ़े थे ना कुछ, है ना, उसमें यही रूल था कि जो कॉमन आप ले रहे हो वो किसी एक टेबल के अंदर की का काम करे, है ना। तो यहाँ पे ये मेनली जो एम्प्लॉय नंबर है ये की का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नंबर को एज ए की यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये बीए डिग्री किसके पास है? आईडी नंबर 133 के पास है, ठीक है, ये भी 133 के पास है, सॉरी 333 के पास है, पीएचडी भी 333 के पास है, और ये जो है बीएससी ये एक्चुअली 679 के पास है, और ये जो है एमएससी ये भी 679 के पास है। तो ये इस टाइप की टेबल हम जनरेट करेंगे, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, है ना, ये वाली टेबल, ठीक है। 333 के यहाँ पे 3 डिग्री है, तीनों डिग्री को 1 बाय 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया इसके आईडी के साथ, ठीक है, और 679 के यहाँ पे 2 डिग्रीज हैं, दोनों को यहाँ पे इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस शो किया गया, ठीक है। तो अब ये टेबल किसमें? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। एन आउटर ज्वाइन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डिग्री विल प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन वी शो बिफोर। अब हम इसको वापस नेचुरल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन करके देखते हैं कि हमारे पास वापस सेम टेबल आ रही कि नहीं आ रही, कहीं हमारा इंफॉर्मेशन का लॉस तो नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो आउटर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारी कुछ इस प्रकार की टेबल बनेगी। मैं यहाँ पे टेबल बना के देखता हूँ। देखो आउटर ज्वाइन के अंदर हम दोनों टेबल्स को कंसीडर करते हैं,
तो यहाँ पे हमारे जो आईडी नंबर है उन सबसे पहले हम आईडी नंबर्स को लेंगे। तो 123 और हमारा कौन है 333। मैं दोनों टेबल को वापस एक जगह कर रहा हूँ और 679। ठीक है, इसके ऊपर जो भी फोन नंबर है वो फोन नंबर एज इट इज हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये फोन नंबर्स जो पुट कर दिए गए, एम्प्लॉय फोन नंबर की जो कॉलम है। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम तो एज इट इज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात आती है कि इस कॉलम को हम इसके अंदर किस प्रकार से पुट करें। तो सबसे पहले देखो 123, क्या 123 के रेफरेंस में यहाँ कोई वैल्यू है? नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है तो 123 को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर देखते हैं हम 333। तो 333 के रेफरेंस में यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो तीनों को 1 बाय 1 हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो तीनों हम यहाँ पे, ये आपका बी आ जाएगा। ठीक है, बीएससी, बीएससी और पीएचडी तीनों डिग्री आ जाएंगी। और उसके बाद 679 के यहाँ पे दोनों डिग्रीज आ जाएंगी, बीएससी आ जाएगी और एमएससी आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन का लॉस हमारे पास नहीं हो रहा है, इजीली हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसी प्रकार आगे और एग्जांपल्स दिए गए, तो ये एग्जांपल्स आप लोग सोल्व कर लेना। ठीक है, एक लाइब्रेरी का एग्जांपल है, तो ये भी टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये बुक्स जो है वो 3 बुक्स एक जगह पे यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। तो इसको भी आप इस प्रकार से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आ सकते हो, है ना। यहाँ पे 2 ही कॉलम है तो टेबल को डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है ना। टेबल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पे एक ही टेबल के अंदर आप लोग इस प्रकार से इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्चुअली जो आईडी C45 थी उसकी यहाँ पे 3 बुक्स है, B33, B44 और B55। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 बार रिपीट हो गए 3 टाइम्स, और तीनों यहाँ के बुक्स को सेपरेटली यहाँ पे राइट किया गया, और C12 अकेला है तो यहाँ पे अकेला आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको मेनली किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।